हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री से। आज हम देखते हैं उत्प्रेरकों के लक्षण, उत्प्रेरकों के प्रमुख गुण देखते हैं, उत्प्रेरकों के प्रमुख लक्षण को आज हम देखेंगे। तो उत्प्रेरक के प्रमुख लक्षण कौन है, आइए इसको हम बहुत सरल भाषा में इसको हम समझते हैं। बस हमने पॉइंट वाइज इसके 9 कैरेक्टर्स को जो है लिखे हुए हैं और इस 9 जो इसके कैरेक्टर है इसको हम समझते हैं। आइए देखते हैं पहला कैरेक्टर इसका क्या है। देखिए, उत्प्रेरक के प्रमुख गुण, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। तो पहला इसमें कैरेक्टर बता रहा है, इसको समझना भी है, पॉइंट वाइज हमने लिख दिया है ये आप इसको, ताकि बड़े ही आसान से इसका नोट्स आप जो है प्राप्त कर सकें। पहला कैरेक्टर्स देखिए क्या है, उत्प्रेरक अपरिवर्तनशील होते हैं। पहला क्या कैरेक्टर है, जो कैटालिस्ट होते हैं ये आपके क्या होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, यानी कि ये अपरिवर्तनशील होते हैं। कैसे होता है, उत्प्रेरक जो होता है आपका अपरिवर्तनशील होता है, मतलब आप जो उत्प्रेरक लेते हैं, हमने आपको बताया है उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्था होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने कहा कि उत्प्रेरक की क्या है, चाहे उसकी भौतिक अवस्था हो, भौतिक अवस्था एवं जो है उसके रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक संगठन में तो एकदम बिल्कुल भी इसके चेंज नहीं होता है, कुछ भी चेंज होता है। और भौतिक अवस्था में ये हो सकता है कि आप अगर इसको एक बड़े जो है ठोस के रूप में जो है अगर आपने उत्प्रेरक को प्रयुक्त किया है, ये हो सकता है कि इसके जो है चूर्ण, इसके पाउडर, छोटे छोटे कण बन जाए अक्रिया होने पर। अक्रिया होने पर ये हो सकता है उसकी भौतिक अवस्था में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ठोस, एक बड़ा ठोस और एक उसके पाउडर, तो उसमें क्या अंतर है, बस एक बड़े थे छोटे पाउडर के रूप में, लेकिन फिर भी उसकी भौतिक अवस्था क्या है, सॉलिड ही तो है, ठोस ही तो है। ठीक है, तो इस तरीके से भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके भार, आप जितना रासायनिक अपक्रिया के पहले जितना भार आपने यूज किया है, बाद में अपक्रिया होने के बाद भी अगर आप देखेंगे, उसको तौलेंगे, मापेंगे, तो देखेंगे उतना ही भार उसका रहेगा, उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और उसके रासायनिक संगठन में भी देखा गया, प्रैक्टिकल के द्वारा प्रायोगिक तथ्य के आधार पर देखा गया कि उसके रासायनिक संगठन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है उत्प्रेरक के। ठीक है, तो ये क्या, इसी आधार पर हम कह सकते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। फिर से एक बार देखिए, समझिए इसको। देखिए, उत्प्रेरक अपरिवर्तनशील होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था हो या उसका रासायनिक संगठन, उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं देखा गया है, कोई भी नहीं देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है अगर ठोस उत्प्रेरक को हम एक बड़े से ठोस के रूप में यूज किए हो, तो हाँ हो सकता है क्रिया में उसका चूर्ण हो जाए, फिर क्या है, तब भी वो ठोस है और अब भी क्या है, वो ठोस है। ठीक है, इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका जो भार होता है, जितना रासायनिक अपक्रिया के पहले तौल कर डाला गया था उत्प्रेरक, उतना ही पहले भी था, और रासायनिक अपक्रिया के बाद भी देखा गया उतना ही है। और यह भी देखा गया उसके रासायनिक संगठन में भी कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको पहला कैरेक्टर जो आपको समझ लिया। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आप इस पर नोट्स जो है बना सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। हम आपको पॉइंट समझा रहे हैं, सब पॉइंट वाइज हमने लिख दिया है, पॉइंट वाइज समझा रहे हैं आपको। दूसरा आपका क्या है, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अभिकारक की विशाल मात्रा को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है, उत्प्रेरक जो कैटालिस्ट है, इसकी सूक्ष्म मात्रा, माइक्रो अमाउंट ही क्या होती है, रिएक्टेंट की विशाल मात्रा को क्या करती है, ये कैटालाइज करने के लिए सफिशिएंट होती है, पर्याप्त होती है। कैसे देखते हैं, देखा गया प्रैक्टिकली तौर पर देखा गया कि हाइड्रोजन जो पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसकी 10 के घाते 8 लीटर, या कुछ किताबों में 10 घाते 7 से लेकर 10 घाते 8 लीटर की जो मात्रा होती है, बस केवल कोलाइडी प्लैटिनम जो होती है, कोलाइडी अवस्था में
कोलाइडी जो प्लेटिनम होती है कोलाइडी अवस्था में यूज करेंगे। हमने बताया कि चूड़ अवस्था में इसका सतह क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, सतही क्षेत्रफल तो ये अधिक सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए यहाँ कोलाइडी अवस्था में ज्यादा सक्रिय होते हैं। 10�7 से लेकर 10�8 लीटर ये इसकी विशाल मात्रा है, अमाउंट है, ये इसकी विशाल जो है मात्रा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। बस कोलाइडी प्लेटिनम की केवल 1 ग्राम मात्रा ही इसको जल और ऑक्सीजन में परिवर्तित करने के लिए क्या होती है, पर्याप्त जो है होती है। तो बताइए कहाँ 10�8 लीटर जो है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और कहाँ प्लेटिनम आपका क्या है, केवल 1 ग्राम प्लेटिनम का कोलाइडी पार्टिकल्स है। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन को क्या करता है, इसके चेंज कर देता है, किसमें, जल और ऑक्सीजन में बदल देता है। तो हम कह सकते हैं इसी आधार पर हम कह सकते हैं उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही किसी अभिकारक की विशाल मात्रा को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, आपको समझ में आया है। इसके कुछ अपवाद भी है, देखा गया क्या अपवाद है, इसके अपवाद भी है। क्या अपवाद है, नोट करेंगे अपवाद में। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया आपकी है, फ्रीडल जो फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में देखा गया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आपका क्या है, जो बेंजीन होता है, बेंजीन और क्या होता है, एथिल क्लोराइड आपका है और निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड जो आपका होता है, यही उत्प्रेरक का कार्य करता है, यही उत्प्रेरक का कार्य करता है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो देखा गया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की इस अभिक्रिया में क्या है, इस बेंजीन जो आपका ये बेंजीन है, इस बेंजीन का लगभग इस निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक का लगभग इस बेंजीन के भार का लगभग 30% इसकी मात्रा यानी कि इसकी भार होनी चाहिए, तब ये अभिक्रिया क्या होती है, तब बन जाता है आपका C2H5 और ये आपका बन जाता है एथिल जो है बेंजीन बन जाता है, एथिल बेंजीन बन जाता है। ठीक, ओके, क्लियर है वीडियो। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अभी तो यहाँ सूक्ष्म मात्रा लग रही थी, लेकिन कुछ क्रिया में क्या देखा गया कि 30% मात्रा बेंजीन के भार का, बेंजीन की मात्रा का क्या होता है, ये 30% जो है लगा। तो 30% तो कम तो होता नहीं है, 100 में 30% कम तो होता नहीं है, ज्यादा ही होता है। तो ये इसके अपवाद है। ठीक है, तो इसमें जरूरी है, कंपल्सरी है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड जो उत्प्रेरक है इस बेंजीन के भार का 30% होना आवश्यक है। तो ये इसके क्या रहे, अपवाद रहे, सूक्ष्म मात्रा के एक्सेप्शन रहे इसके। ठीक है, चलिए इसको आप समझ लीजिए। ये अब देखिए तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, तीसरा पॉइंट अपवाद, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, स्टार्ट नहीं करता है। जो कैटालिस्ट होता है ये किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, स्टार्ट नहीं करता है। तो क्या करता है, केवल ये तो जो रासायनिक अभिक्रिया अपने चाल से, भाई सभी अभिक्रिया कुछ ना कुछ अपने रेट से चलती है, सामान्य अवस्था में चलती है, वो बस क्या करती है, जो चलती है उसी को अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है उत्प्रेरक, अथवा क्या करता है, घटाने का कार्य करता है। जो सामान्य चाल से अपने चल रही है, पहले की चाल से जो चल रही थी उसी में क्या करता है, उसको घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। तो कह रहा है उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, स्टार्ट नहीं करता है ये उत्प्रेरक। ठीक, ये कह रहा है प्रारंभ नहीं करता है, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करता है। ये सब जो है कैरेक्टर आपको जो है याद होने चाहिए। अब देखिए, लेकिन इसके भी क्या है, कुछ अपवाद हैं, इसके भी कुछ अपवाद है। देखा गया अपवाद में क्या है, इस कैरेक्टर के अपवाद में एक्सेप्ट क्या इसका है, ये देखा गया कि आपका जो अमोनिया है गैस है और HCl जो गैस है, ये जो है शुष्क अवस्था में यानी कि ड्राई स्टेट में नो रिएक्शन, शुष्क अवस्था में कोई रिएक्शन जो है नहीं करता है। ठीक, कोई रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जब यही क्या हो जाती है, अमोनिया गैस और प्लस जो है HCl जो आपका गैस होता है, यहाँ पर नमी लगा दी जाती है, नमी की उपस्थिति में, मॉइस्चर की उपस्थिति में क्रिया कर लेती है और एक अमोनियम क्लोराइड का निर्माण जो है कर लेती है। तो बताइए
बताइए, अपक्रिया शुष्क अवस्था में नहीं हो रही थी लेकिन नमी की उपस्थिति हो रही, इसका मतलब ये नमी इस अपक्रिया को क्या कर रही है, उत्प्रेरित कर रही है। ठीक है, तो यही कह रहा उत्प्रेरक किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। यहाँ तो शुष्क अवस्था में हो ही नहीं रही थी लेकिन ये नमी आने पर अपक्रिया क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ अपक्रियाओं में क्या होती है, कुछ अपक्रियाओं में कोई जो है बाह्य कारक ऐसे होते हैं या उत्प्रेरक होते हैं जो अपक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बारे में अभी वैज्ञानिकों का कोई जो है कोई जो है हार्ड जो है एविडेंस नहीं है, कोई मतलब पक्का जो है सबूत इस पर अभी नहीं, इस पर सर्च चल रहे हैं, सर्च जो इस पर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये है। और देखा गया, एक तो एक्सेप्शन ये है, दूसरा देखा गया आपका जो आपका क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, आपका जल बनता है। क्या बनता है, रूम टेम्परेचर पर, ये रूम टेम्परेचर पर देखा गया, रूम टेम्परेचर पर देखा गया ये अपक्रिया क्या होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो आपका जल बनता है ये नो रिएक्शन नहीं होता है, अपक्रिया नहीं होती है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्या लगा दिया जाता है, यहाँ पर प्लैटिनम, क्या लगा दिया जाता है, प्लैटिनम उत्प्रेरक लगा दिया जाता है, वैसे ही क्या होती है, ये अपक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, जल बन जाता है। ठीक है, तो कमरे के ताप पर यह क्रिया नहीं हो रही थी लेकिन जैसे कि क्या लगाया गया, प्लैटिनम उत्प्रेरक यानी कि प्लैटिनम ब्लैक कह लीजिए, प्लैटिनम उत्प्रेरक या प्लैटिनम ब्लैक कह लीजिए, जैसे ही लगाया गया वैसे ही यह क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं उत्प्रेरक क्या कर रहा, रासायनिक अपक्रिया जो किसी रासायनिक अपक्रिया को स्टार्ट जो है कर रहा, अभी तो नहीं चल रहा था लेकिन जैसे लगाया गया वो चलने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये चालू कर रहा है। तो ये एक्सेप्शन जो है यहाँ पर आपको दिखाई दिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है, ये आप नोट कर लेंगे, दो एक्सेप्शन इसके मैंने आपको बताया, ये अपने आप नहीं हो रही हैं ये अपक्रिया। उत्प्रेरक देखिए अपक्रिया के उत्पाद की प्रकृति को जो है प्रभावित नहीं करता है। उत्प्रेरक जो होता है किसी रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद को जो है प्रभावित नहीं करता है। जैसे हम कहें अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनेगी, चाहे आप उत्प्रेरक लगाएं या ना लगाएं, तो अमोनिया गैस क्या होगी, ये बनेगी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में भी क्या होगी, बनेगी। ठीक है, तो उत्प्रेरक किसी रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद को क्या करती है, ये प्रभावित नहीं करती है, उत्पाद की प्रकृति को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन इसके भी कुछ क्या है, एक्सेप्शन जो है, ये इसके एक्सेप्शन जो है कुछ जो है देखे गए हैं। जैसे एक्सेप्शन इसके कुछ देखे गए, जैसे आपका क्या है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक्सेप्शन अपवाद इसका देख लीजिए, इसके अपवाद क्या है यहाँ पर, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है और क्या आपका हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या बनता है आपका निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर ये देखा गया, ये क्या बनाता है, मीथेन और बनाता है और जल बनाता है, क्या बनाता है, मीथेन और प्लस क्या बनाता है, H2O बनाता है। इसलिए यही आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर आपका जो हाइड्रोजन होता है, यही क्या करता है, यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड और प्लस जिंक ऑक्साइड और वर्धक के रूप में और जो है Cr2O3 की उपस्थिति में ये जो है 300 डिग्री सेल्सियस और 200 एटीएम दाब पर क्या होता है, ये क्या बनाता है, मेथिल एल्कोहल बनाता है। देखिए अभिकारक तो वही है लेकिन उत्पाद अलग अलग बन रहे हैं, यानी कि उत्पाद की प्रकृति को भी ये उत्प्रेरक क्या करता है, प्रभावित करता है। यही देखा गया कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर देखा गया, यहाँ पर देखा ये गया कि ये क्या बना लेता है, फॉर्मेल्डिहाइड बना लेता है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बना लेता है। तो आप देख रहे हैं अभिकारक तो आपके सेम है, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट आपके सभी रिएक्शन में क्या है, सेम है, बट प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है आपके डिफरेंट बन रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं, भिन्न बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसके कुछ अपवाद ये है कि कुछ
न कुछ अभिकारक सेम है, लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति उत्पाद की प्रकृति को चेंज कर रही है। तो उत्पाद की प्रकृति को इसने क्या किया, चेंज किया, बदल दिया। आपके प्रोडक्ट अलग अलग यहाँ पर बन रहे हैं, अभिकारक एक ही है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, तो यहाँ इसने क्या किया, यहाँ पर चेंज कर दिया। चलिए ये देखिए आपका हो गया चौथा आपका, ठीक है, नोट्स कर लेंगे इसको एक्सेप्शन में, चौथे वाले पॉइंट के एक्सेप्शन में आप नोट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, उत्प्रेरक की क्रिया क्या होती है, विशिष्ट होती है। उत्प्रेरक की क्रिया क्या होती है, विशिष्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, पांचवा पॉइंट है, उत्प्रेरक की क्रिया क्या होती है, विशिष्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, उत्प्रेरक केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को केवल उत्प्रेरित करती है, ये कई अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करती है, कई अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित नहीं करती है, केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को क्या करती है, उत्प्रेरित करती है। उत्प्रेरक को, उसी उत्प्रेरक को किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया में आप उससे कार्य जो है करवा नहीं सकते हैं, उस अभिक्रिया की दर को बढ़वा नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ उत्प्रेरक की क्रिया क्या होती है, विशिष्ट होती है। इसके भी जो है देखिए, उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है, इसके भी, परंतु देखें यहाँ कुछ इसके भी एक्सेप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। जैसे देखिए आपका क्या है, एथिल एल्कोहल है, Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है आपका, एथिलीन बनता है, एथिलीन बनता है और प्लस जो है जल बनता है। और यही अगर देखा जाए तो यही आपका क्या है, एथिल एल्कोहल है, और ये जो है ये चीज हुआ, और यहीं पर देखा गया एथिल एल्कोहल है, अगर कापर आपका क्या है, कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया तो आपका क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो ये निर्जलीकरण का उदाहरण है, ये किसका है, निर्जलीकरण, क्योंकि इसमें जल के अणु क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ये क्या है, हाइड्रोजिनेशन का उदाहरण है। क्या है, हाइड्रोजिनेशन, बी हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन आपके निकल रहे हैं। तो ये देखिए आपका अभिकारक वही है, लेकिन यहाँ भी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट जो है आपके अलग अलग, उत्प्रेरक जो है बदलने पर क्या हुआ, कह रहा कि ये उत्प्रेरक की क्रिया क्या होती है, विशिष्ट होती है। देखिए, यानी कि उत्प्रेरक अलग अलग लगाने पर अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये उत्प्रेरक जो है अपने अनुसार क्या करता है, उत्प्रेरक को जो अभिकारक उत्पादों का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो इसका सबसे, उत्प्रेरक की क्रियाविधि क्या होती है, विशिष्ट होती है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल्स होता है वो एंजाइम उत्प्रेरक का होता है। किसका, एंजाइम कैटालिस्ट का होता है, एंजाइम कैटालिस्ट का। जैसे आपका स्टार्च है, तो स्टार्च को क्या करता है, डायस्टेज जो एंजाइम होता है इसको बदलता है माल्टोज में, इसको माल्टोज में चेंज करता है, और माल्टेज एंजाइम, फिर माल्टेज एंजाइम जो होता है इसको चेंज करता है किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को फिर जाइमेज एंजाइम क्या होता है, चेंज करता है, किसमें करता है इसको, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, C2H5OH, मतलब एथिल एल्कोहल और प्लस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में इसको चेंज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक ही उत्प्रेरक, स्टार्च से माल्टोज बनने में एक ही उत्प्रेरक काम कर रहा है, फिर यहाँ से आगे जो है माल्टोज को चेंज कर रहा है ग्लूकोज में, माल्टेज एंजाइम अलग एंजाइम काम कर रहा है, जाइमेज एंजाइम जो होता है वो क्या कर रहा है, एथिल एल्कोहल में इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ अलग अलग जो है उत्प्रेरक अलग अलग स्टेप को जो है यहाँ कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ एंजाइम की क्या होती है, क्रिया क्या होती है, विशिष्ट होती है। यानी कि उत्प्रेरक की क्रिया क्या होती है, विशिष्ट होती है। यहाँ भी उत्प्रेरक की क्रिया क्या है, विशिष्ट है। तो ये एग्जाम्पल आप इसमें क्या करेंगे, दोनों नोट करेंगे। तो यहाँ उत्प्रेरक की क्रिया क्या हुई, विशिष्ट हुई, क्योंकि उत्प्रेरक की विशिष्टता के आधार पर अलग अलग उत्प्रेरक होने पर इसी अल्कोहल से क्या होना, अलग अलग आपका क्या हुआ, प्रोडक्ट जो है बना। हाँ, यही क्रिया जो होती है 250 पर होती है, H2SO4 की उपस्थिति में, शांत H2SO4 की उपस्थिति में, यही प्रोडक्ट यहाँ भी बनता है आपका। चलिए इसको नोट कर लिए, अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगला देखते हैं क्या, उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक साम्यावस्था यानी कि रासायनिक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता है। उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। हाँ प्रभावित करता है, लेकिन जितना अग्र अभिक्रिया को प्रभावित करता है उतनी ही क्या होता है, पश्च अभिक्रिया को भी उतना ही क्या करता है, प्रभावित करता है। अतः हम कह सकते हैं उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था को, इक्विलिब्रियम को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। जितना अग्र को करता है उतना पश्च को करता है। तो इस तरीके से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि क्या करता है उत्प्रेरक, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को साम्य में अधिक जल्दी से साम्य में लाने का क्या करता है, प्रयास ही करता है। चलिए इसके बारे में हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक उत्प्रेरक की कार्यक्षमता एक निश्चित ताप पर अधिकतम होती है। देखिए प्रत्येक उत्प्रेरक की जो कार्यक्षमता होती है एक निश्चित ताप पर क्या होती है, अधिकतम होती है। और इस ताप को हम कहते हैं अनुकूलतम ताप कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको हम कहते हैं, अनुकूलतम ताप कहते हैं। और ज्यादा ताप इसके लिए नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सामान्य ताप होना चाहिए, यानी कि 25 से लेकर आपका 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। यानी कि बॉडी के टेम्परेचर तक आप ले सकते हैं, 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है उत्प्रेरक कार्य करता है। और यहीं पर देखा गया कि जैसे प्लेटिनम उत्प्रेरक है आपका, इसका कोलाइडी, जैसे बहुत ज्यादा अगर ताप बनाते हैं तो इसका कोलाइडी जो होता है, इसका जो कोलाइडी कण होता है अधिक ताप पर क्या होता है, अधिक ज्यादा ताप पर क्या होता है, उसका स्कंदन हो जाता है। यानी कि वो स्कंदन मतलब एक प्रकार से समझिए अवक्षेप इसके जमने लगते हैं। तो ये जब जमने लगे तो इसकी कार्य क्षमता क्या होगी, आपस में क्या हो जाएगा, कोलाइडी है, छोटे छोटे कणों के रूप में यहाँ पर है, फैले हुए हैं, तो इसकी कार्य क्षमता अधिक है। लेकिन फिर क्या होता है, ये बड़े जो अवक्षेपित हो जाते हैं, बड़े बड़े कण बना लेते हैं आपस में चिपक कर, तो इसकी कार्य क्षमता क्या होती है, देखा गया घट गया। अधिक ताप पर या बहुत कम ताप पर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन एक मिनिमम एक टेम्परेचर इनके पास होना चाहिए, और वो क्या है, इनके पास जो है अनुकूलतम ताप 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 8वां पॉइंट हम देखते हैं, उत्प्रेरक किसी भी उष्माक्षेपी या उष्माशोषी उत्प्रेरक किसी भी उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक अभिक्रिया उष्मा यानी कि जिसको आप कहते हैं इंथैल्पी को परिवर्तित नहीं करता है। इंथैल्पी को क्या करता है, परिवर्तित नहीं करता है। तो उत्प्रेरक किसी भी उष्माक्षेपी या उष्माशोषी अपक्रिया की एंथैल्पी को या अपक्रिया उष्मा को एंथैल्पी परिवर्तन को क्या करता है, ये इफेक्टिव नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है उत्प्रेरक। ठीक है, तो उत्प्रेरक उपस्थिति में ये एंथैल्पी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और देखिए अब लास्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ। लास्ट पॉइंट इसका क्या है, किसी उत्प्रेरक की सक्रियता सतही क्षेत्रफल पर बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो आपको बताया गया है कि अगर आपका ठोस उत्प्रेरक है तो अभी इसका सतह क्षेत्रफल क्या है, कम है, लेकिन आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, यानी कोलाइडी अवस्था में कर देंगे, इसको चूर्ण अवस्था में कर देंगे, तो इसका सतही क्षेत्रफल क्या हो गया, इससे ज्यादा हो गया। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, हमने आपको बताया है कि मुक्त संयोजकता है, सक्रिय केंद्र है, एक्टिव सेंटर है, ये सब क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे उत्प्रेरक की सक्रियता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपका लास्ट पॉइंट था ये, किसी उत्प्रेरक की सक्रियता सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि ठोस की अपेक्षा चूर्ण अवस्था में अगर किसी उत्प्रेरक को हम प्रयुक्त करें तो बेहतर जो है अधिशोषक की भांति करेगा, अच्छा उत्प्रेरक की भांति जो है वो व्यवहार करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सक्रिय केंद्र है, दरारें हैं, खुरदुरापन है, एक्टिव सेंटर है, ये सभी चीजें क्या होती है, इसमें बढ़ जाती है, और उत्प्रेरक की कार्य क्षमता मुक्त संयोजकता यानी कि कह सकते हैं एक शब्दों में बढ़ जाती है, जिससे इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए उत्प्रेरकों को अधिकतर कोलाइडी अवस्था में अथवा चूर्ण अवस्था में प्रयुक्त किया जाता है, जिससे अच्छे अधिशोषक की भांति जो है व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने सरल शब्दों में आपको समझा दिया उत्प्रेरकों के प्रमुख लक्षण। ठीक है, तो फिर इसको आप बढ़िया से पढ़े, इसका नोट्स बनाए, एक दो बार देखें तो आपके दिमाग में ये क्या होगा, पूरी तरीके से
हमें विश्वास है पूरी तरीके से आपके दिमाग में जो है बैठ जाएगा और आप इसको जो है भूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज आप इसको याद कर सकते हो। 2-3 पार्ट पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने पुनः हाजिर होंगे इस आपके जो है सरफेस केमिस्ट्री से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।